बहुत समय पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में एक अद्भुत करिश्मा हुआ। एक परी ने एक साथ तीन तीन राजकुमारी परियों को जन्म दिया। रानी परी ने उनका नाम रागिनी, कामिनी और मोहिनी रखा। ऐसे ही समय बीता और अब तीनों परियां बड़ी हो गईं। फिर एक रोज, यार सुना है ये धरती लोक बड़ा ही सुंदर है। मेरा भी बड़ा मन करता है धरती लोक पर जाने का। हाँ, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि हम तीनों वहाँ जाएं। हाँ, तो माँ को कौन बता रहा है? हम माँ की मर्जी के बिना ही धरती लोक पर घुमाएंगे। लेकिन उन तीनों की ये बात उनकी माँ सुन लेती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम तीनों को धरती लोक पर जाने से मना किया है ना। अभी तुम्हें वहाँ पर जाने का जादू भी नहीं आता। कहीं वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो जब तक मैं न कहूँ, मेरे कहे बगैर धरती लोक पर जाना भी मत। उधर धरती लोक पर सरला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत जो अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। एक रोज वो सर पर लकड़ियां उठाए अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे देख उसके गांव की कुछ औरतें उससे कहती हैं, अरे सरला, तुम्हारे तीनों बेटे कहाँ हैं जो तुम ये लकड़ियां उठाकर घूम रही हो? वो तीनों जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। ये कुछ लकड़ियां मैं घर लेकर जा रही थी ताकि चूल्हे पर उनके लिए कुछ खाना बना सकूं। अब वो बेचारे तीनों भी तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर मेरे घर का चूल्हा जलता है। अरे मेरी मान, तो अब तू उन तीनों की शादी करवा दे और अपने लिए बहुएं ले आ, ताकि इस बुढ़ापे में तुझे भी थोड़ा आराम मिल सके। कह तो तुम ठीक रही हो बहन, लेकिन गरीब के घर अपनी लड़कियां कौन ही देगा? ऊपर से हम चारों का पेट तो बड़ी मुश्किल से भर पाता है, फिर बहुएं लाएंगे तो उनका पेट कैसे भरेंगे? बाकी जिसकी जैसी किस्मत। हाँ, ये तो है। अब मेरे बेटे को ही देख लो, बिल्कुल परी जैसी दुल्हन लाया है अपने लिए। ऊपर से दहेज में इतना कुछ आया है कि मेरा पूरा घर भर गया है। अब तुम्हारे उन तीनों गवार बेटों को थोड़ी ना कोई परी दुल्हन मिलेगी जिनके आते ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाए। उनकी बातें सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और घर आकर थोड़े से बचे हुए आटे को देखकर कहती है, हाय रे हमारी फूटी किस्मत, खाने को पेट भर रोटी तक नसीब नहीं होती गरीब को। अब इतने से आटे में कितनी ही रोटी बनाओ। फिर सरला सबके लिए एक एक रोटी और आंगन में लगे धनिये की चटनी बनाकर तैयार कर देती है। फिर शाम को सबको खाने के साथ परोसती है। एक एक रोटी खाकर और 3 गिलास पानी पीकर जैसे तैसे वो आधे पेट ही सो जाते हैं। उधर परीलोक में तीनों परियां अपनी रानी माँ के साथ खाने के लिए बैठी हुई थी और उनके सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। इसके बाद रानी परी और तीनों राजकुमारियों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर रानी परी अपने कक्ष में चली गई और तीनों राजकुमारियां अपने कमरे में। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परीलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परीलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है।
माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई, पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला ले। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए, परी लोग जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परीलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना? हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परीलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परीलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओह गॉड, अभी ने आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंती दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंदबुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या, जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? वो का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है।
अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जला ही लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च के ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंती ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी।
इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट नहीं जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के